म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर वक्त ट्रेंडिंग में रहता है, चाहे मार्केट लो हो या हाई। हर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग प्लान्स करने हैं, यानी कि लंबी अवधि के लिए निवेश भी करना है। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होती है तो हर किसी को लगता है कि उसे इसमें पैसा, क्या ये सही वक्त है मार्केट में पैसा डालने का। और लेकिन घबराहट भी होनी वाजिब है, क्योंकि अगर घबराहट नहीं होगी तो फिर आप मार्केट से डरेंगे नहीं। आपको लगता है कहीं इतनी हाई मार्केट चली गई, कहीं हम नीचे ना आ जाए, इससे हमारे पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। तो आज इन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्षितिज महाजन, जो कि को फाउंडर हैं कंप्लीट सर्कल के। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मोहिनी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू ऑन दिस शो। जी सर, बिल्कुल, इट्स प्लेजर इज ऑल माइन सर। और सर, शुरुआत यहीं से करेंगे कि जैसे कि मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी हैं, ठीक है। अब ऐसे में लोग ऐसे डेस्परेट हो जाते हैं मार्केट में पैसा लगाने के लिए। उनको लगता है अगर हम इक्विटीज में नहीं लगा पा रहे हैं तो चलिए म्यूचुअल फंड में ही लगा लेते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब मार्केट्स इतनी तेज होती हैं तो क्या ऐसे में एसआईपीज या फिर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट पैसा लगाना भी सही तरीका है मार्केट में एंटर करने का? मोहिनी, बहुत ही पर्याप्त आपने प्रश्न किया है। इस समय काफी लोगों को लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, बट ये ऑल टाइम हाई हर वक्त रही है। बिकॉज हर बार आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो ऑल टाइम हाई से ऊपर ही जाएंगे। हाँ। सो बात करते हैं दो तरह की इन्वेस्टमेंट की। एक आपने बात करी सिप की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। दूसरी आपने बात करी म्यूचुअल फंड पर डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की। सिप का एक्चुअल में बेनिफिट आपको ज्यादा तभी मिलता है जब आप मार्केट आगे आपको करेक्शन देती है या आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देती है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप अपसाइड एवरेज आउट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि तब उसका बेनिफिट नहीं है, सिर्फ का बेनिफिट है ही है। पर मैं कह रहा हूँ कल को अगर वो कह रहे हैं ऑल टाइम हाई पे किसी कारणवश मार्केट नीचे हो जाती है तो क्या होगा। तो आप जो चीज 100 रुपए की आज समझिए बाय कर रहे हैं और वो आपको डिस्काउंट में 90 रुपीज की मिलेगी, तो जब आप एक्यूमुलेट करते हैं कम प्राइस पे तो आपका ओवरऑल एवरेज बाइंग कॉस्ट कम हो जाता है। इसको इस तरह से समझिए, कहीं पे सेल नहीं लगी है, आपने कुछ जाके बाय किया और कल वहां सेल आ गई है बिकॉज ऑफ सम रीजन, आप दोबारा बाय कर रहे हैं तो आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट दो तीन चीजों का मिला के कम हो गया। तो सिर्फ तो हर वक्त आपको कंटिन्यू रखनी ही चाहिए। जो भी आपकी सैलरी है उसका 20% से 25% सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू सेव होना ही चाहिए आपका। सो हम हमेशा बोलते हैं खर्चे हैं, ईएमआईज हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे पास सेविंग्स नहीं होती हैं। बट अगर आप सबसे पहले अपनी सैलरी या जो भी आपके बिजनेस इनकम आ रही है उसमें से कुछ राशि अलग कर दें कि भैया ये तो मेरी सिप्स के थ्रू पैसा जाएगा जाएगा, और जो रिमेनिंग मेरे पास जो पूल बचा है उसमें से मुझे अपने बाकी एक्सपेंसेस करने हैं, तो जो हम आज बात कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। मान लीजिए आपने 15 साल की सिप करी है और 15 साल के लिए करी है और 15% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है। गारंटेड कुछ नहीं है, पर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास 1 करोड़ की राशि इकट्ठी हो जाती है। इसको कहते हैं रूल ऑफ 15। 15,000 रुपीज मंथली सिप फॉर 15 ईयर्स। और आप अगर उस पर 15% रिटर्न कंपाउंडिंग ले पाए हैं तो आपको कोई 1 करोड़ की राशि आएगी। और आपने पैसे कितने दिए? लगभग 27 लाख सिर्फ। तो कंपाउंडिंग तभी आती है, और ये सिप की स्ट्रेंथ बता रहा हूँ मैं आपको। जितना लंबा आप चलाएंगे उतनी जल्दी आपकी कंपाउंडिंग बेटर होती जाती है। अब आते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट पे। बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे सामने। 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट है। काफी चीजें तो सैटरडे को क्लियर हो जाएंगी, प्रीपोल एक बार आ जाएगा रात को। बट मैं कह रहा हूँ एक इवेंट सामने है। बट मैंने देखा है काफी लोगों ने पैसा, और ये वॉरेन बफेट की भी सही है कि यार काफी लोगों ने पैसा मार्केट करेक्ट होने की वेट में गवाया है, मार्केट में होने के कारण नहीं गवाया है। तो people are losing much more money in waiting for market to correct rather than being in market. So मेरे को लगता है उस लेवल पे जब हम बात करते हैं तो आज की डेट में अगर आपको लमसम पैसा कुछ लगाना है तो आप उसे स्टैगर वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मार्केट ऑल टाइम हाई है, 30-40% जो है इलेक्शन से पहले स्टैगर वे में डाल सकते हैं पैसा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर रही है कि गवर्नमेंट वापस आएगी। हमने आज 23,100 का लेवल टच करते हुए देखा, बाद में थोड़ा करेक्शन आ गया। बट आप 30-40% आप पैसा डालिए और बाकी वीकली एसटीपी कीजिए। फिर उसके बाद अंजाम कुछ भी हो, अगर अंजाम फेवरेबल है और मार्केट उसे रिवॉर्ड कर रही है तो आप उसको एसटीपी रूप से जाने दीजिए। अगर लग रहा है थोड़ा बहुत मार्केट उसे रिवॉर्ड नहीं कर रही है, जो भी रिजल्ट आता है, तो आप अगर ज्यादा थोड़ा थोड़ा बहुत करेक्शन आता है इलेक्शन रिजल्ट के बाद, तो आप अपना अपफ्रंट कर दीजिए जो आप पैसा डिप्लॉय करना चाहते हैं। बट यस, बाहर बैठना इज नॉट अ राइट थिंग। तो इस सिचुएशन में
जहां आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी कारगर है। अगर फ्रेश बाइंग भी करनी हो तो आप कह रहे हैं तो भी हम ऑल टाइम हाई को ना देखते हुए और करेक्शन का वेट ना करते हुए उसको स्टार्ट कर दें? बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है कि इसके बाद फ्रेश हाई कौन सा होगा। ये लोग जो 21,000 पे बैठे हुए थे कि करेक्ट हो जाएगा, इलेक्शन हाँ। एक बहुत बड़ा इवेंट है। लास्ट वीक फ्राइडे को, थर्सडे को हमने देखा मार्केट ने 23,000 टच कर दी। यू नो आज अगेन 100 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर था। तो मैं कह रहा हूँ बाहर बैठना सोल्यूशन नहीं है। मोरओवर जब आप कौन सा एक दिन 2 दिन के लिए आ रहे हैं इक्विटी में, प्लीज जो भी हमारे लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मेरा सजेशन या रिक्वेस्ट रहेगा, आप जब भी कैपिटल मार्केट इक्विटी में स्पेशली आते हैं तो कम से कम 5 साल प्लस के होराइजन के साथ आए, क्योंकि उसमें आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलता है एक पूरे साइकिल को प्ले करने का। दूसरा, आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट आना शुरू होता है। अब कंपाउंडिंग के लिए आपको कम से कम 10 साल तक रहना पड़ेगा, तो आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। बट जब भी आप इक्विटीज में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को अपने किसी गोल से अलाइन करें, क्योंकि नहीं तो होगा क्या, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अब वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, आपको लगेगा और कितना बढ़ेगा और आप निकल जाएंगे उससे। ऐसा नहीं होता है। कंपाउंडिंग का असली मजा आता है जितना समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को देते हैं। तो जो आपके गोल्स हैं उसके अलाउंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट तभी तक चलाएं जब तक आपका गोल है। जी। सर मुझे गोल से याद आया कि एक सवाल था हमारे पास, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है। अब उसे अपनी सैलरी में से आज से अगले 10 साल बाद उसे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो उसे आज से अगर इन्वेस्ट करना है, तो वो कितने से शुरू करके, और क्या वो उसे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें अलग-अलग म्यूचुअल फंड की आप उसे सलाह देंगे? और कितने इन्वेस्टमेंट करके उसको 10 साल के अंदर 20 लाख रुपए वो इकट्ठे कर सकता है? देखिए 50,000 में अगर आप देख रहे हैं, आई एम श्योर उनकी सैलरी 50,000 नहीं रहेगी 10 साल के अंदर। अब भगवान करे उनकी सैलरी और अच्छी स्पीड से बढ़े। बट मान लीजिए अगर वो 50,000 के हिसाब से ही सिप का अनुमान लगाना चाहते हैं, तो आज मैंने जैसे आपको रूल ऑफ 15 का एग्जाम्पल दिया। अब वो अगर वो 10,000 का सिप भी कर पाते हैं, जो हमारी जो हम बात कर रहे हैं 20% सेविंग जो कर पाते हैं, अगले 10 साल के लिए भी कर पाते हैं, तो जो वो राशि सोच रहे हैं उससे काफी ज्यादा राशि उनकी इकट्ठी हो जाएगी। सो आइडिया हमेशा ये होता है that अगर आप कोई रूल बना रहे हैं कि मेरे को इतनी राशि चाहिए है 10 साल के बाद, तो एक तो याद रखें ना, आपने आज से बुक कर दी है, वो आपने उस रूल के लिए कर दी है कि मेरा वो गोल है। बट समझिए गोल आपका एक नहीं होगा, 10 साल के बाद कोई और गोल भी होगा। तो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे आप अपनी सिप के परसेंटेज को इंक्रीज करें और अपने फ्यूचर गोल के साथ अलाइन करें। ये स्टेप आपने 10,000 के साथ अलाइन कर दी, आने वाले टाइम में जो पैसा बढ़ रहा है उसको आप फ्यूचर गोल के साथ अलाइन करें। आपकी कंपाउंडिंग का वो जो फ़ॉर्मूला है वो आप हमें शुरू से बताते आए हैं, वो बिल्कुल दर्शकों को समझ में आ गया है। तो क्या वो एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं या उन्हें अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जाना चाहिए? मेरे से अगर आप मेरे मेरे पोर्टफोलियो के बारे में समझेंगे, तो मुझे तो लगता है अगर वो 10,000 के सेट कर रहे हैं, वो 3 म्यूचुअल फंड्स ले लें। एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, एक मल्टी कैप ले लें और एक लार्जर मिड कैप फंड ले लें। 3 डिफरेंट फंड हाउस के फंड ले लें, और इन तीनों में फ्लेक्सी कैप में अपना 4,000 का सिप कर लें, और मल्टी कैप में और लार्जर मिड कैप में 3,000 का सिप कर लें, और इन तीनों फंड्स के थ्रू अपनी गोल प्लान को अचीव करने की ओर बढ़ चले। तो सर जब आपने 3 फंड कह ही दिए हैं, तो फिर आपके फ़ेवरेट 3 फंड भी आप बता दीजिए कि किसमें कर सकते हैं निवेश? मैं ऐसे कोई फंड्स फेवरेट नहीं बोलूंगा, पर मुझे लगता है कि कुछ फंड हाउसेज हैं जिनके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें व्यापारी का है, कोटक का है, आपका एचडीएफसी का है। तो उसमें से आप अपना ड्यू डिलिजेंस करते हुए इनमें से कोई फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। आपका मल्टी कैप में कैटेगरी में भी आईसीआईसी का है, आपका कोटक का है, इन्वेस्को का है। तो जो 2-3 मल्टी कैप फंड्स हैं, इनमें से आप कैटेगरी में से कोई चूज कर सकते हैं। और लार्ज एंड में टाटा है, मोतीलाल है, तो कोटक है। तो काफी फंड हाउसेज हैं जिनके पास ऑफरिंग है। बट मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है दैट आप मेरे से या किसी और से सुन के इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बिकॉज ये आपका हार्ड एंड मनी है। मैं मानता हूँ आप अगर सक्षम नहीं भी है, तो आप कोई एक अपने जो भी आपके एक सेबी न्यू एडवाइजर है, या फिर एक एक रेलेवेंट फंड हाउस है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनकी मदद लें। देखिए हमें लगता है कि बिकॉज 4 साल में मार्केट अच्छा किया है, तो सबको लगता है कि दैट ये तो बहुत आसान है, क्योंकि
फ्रॉम द लो ऑफ द मार्केट जो 26,000 सेंसेक्स था आपका मार्च 2020 में, मार्केट्स ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है। ऐसा होता नहीं है, ये तो बिकॉज दिस कैपिटल इन्फ्यूजन था, मार्केट्स ग्लोबली इनिशियली सबने अच्छा किया, इंडिया ने अच्छा किया, उसके बाद इंडिया एज ए स्टोरी अच्छी चल रही है। आपको ये समझना था ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज आने वाले टाइम में ये जो आपकी आज सिलेक्शन ऑफ फंड्स है और आने वाले टाइम में जो आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा अपना फ्यूचर काम आउट करने में। तो आप अगर अगर आप टाइम दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स गुड कि आप किसी की मदद लें। जी। सर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट की बात की थी, तो जब कहते हैं जब आपके पास एक साथ पैसा हो, तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टरों ने कहा है कि तब आप उसे लिक्विड फंड में लगा दीजिए। तो क्या ये सही समय है अभी लिक्विड फंड की तरफ जाने का? आप लिक्विड फंड किसके लिए है पहले समझिए। म्यूचुअल फंड आपको सोल्यूशन देता है एक दिन की इन्वेस्टमेंट से लेके 10, 15, 20 जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर अगर आपका पैसा जो आपके पास लमसम आया है और वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप लिक्विड फंड में इसलिए पार्क करते हो ताकि लिक्विड से आप एसटीपी कर सकते, जो मैंने आपको बताया वो एसटीपी टूल के लिए लिक्विड फंड में जाने के लिए बोल रहे होंगे। पर अगर आपका पैसा लॉन्ग टर्म नहीं है, तो आप डिपेंडिंग ऑन कितने टाइम का पैसा है, आप ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, या फिर थोड़ा लंबा पैसा है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। लंबा पैसा का मतलब 3 से 6 महीने से ऊपर का पैसा है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, 6 महीने प्लस का पैसा है तो आप आर्बिट्राज फंड। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स है जो आपको आधे से 1% की यील्ड में किकर दे देते हैं। तो उसके लिए आप ये डिफरेंट कैटेगरी फंड्स ले सकते हैं। पर अगर आप कह रहे हो कि वो प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स है, देन आपको देन आपको ये पैसा लिक्विड में एसटीपी के लिए पार्क करना है। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया पार्क करना चाहते हैं या 10 लाख पार्क करना चाहते हैं 5 फंड में, तो 2-2 लाख आपने रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिक्विड फंड में डाल दिया और वहां से आपने वीकली बेसिस पे एसटीपी करना शुरू करा। जब एसटीपी फॉर्म आप साइन करते हैं तो आपने मान लीजिए 10 एसटीपी फॉर्म साइन करे, तो 10 हफ्ते में हर हफ्ते 20,000 रुपीज हर फंड से, लिक्विड फंड से निकल के इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे 10 हफ्तों में आपका 10 लाख जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया था वो पूरा का पूरा आपका इक्विटी में चला जाएगा। तो उसके दो बेनिफिट हुए, एक तो लिक्विड के थ्रू आपने 5-5.5% का रिटर्न अर्न कर लिया जब तक वो लिक्विड में रहा। दूसरा बेनिफिट हुआ कि आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड कर दिया। और कल को जब आप एसटीपी आपने साइन करते हो, मान लीजिए 4th या 5th वीक में, फॉर सम रीजन मार्केट हैज फॉलन, तो आपका जो लिक्विड का पैसा पड़ा हुआ है उसको वेट ना करते हुए आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड यू कैन स्विच अर्ली ऑल्सो इनटू इक्विटीज। बिल्कुल। सर जैसे कि आपने निवेश की बात की, आपने कहा आपने 15 का फॉर्मूला भी हमें बताया। लेकिन जैसे कई बार ऐसा होता है कि निवेशक निवेश कर देते हैं, उनको रिटर्न भी आ रहा होता है। बट जैसे मार्केट अभी काफ़ी वॉलेटाइल थी और अभी भी वॉलेटाइल है काफ़ी, अब आने वाला बड़ा इवेंट है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी मार्केट में समय समय पर बनी ही रहती है। तो ऐसे में जैसे पिछले साल अगर कहें तो मिड एंड स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा चले थे। अब हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे शिफ्ट भी करना चाहिए बीच में? सो इसमें दो आपको पर्सपेक्टिव दूंगा मैं। एक तो ये कि दैट आपका ओवरऑल एलोकेशन बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल 50-30-20 होना चाहिए। 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। अब वो ज्यादातर आपके हर फंड में लार्ज कैप भी है तो उसमें थोड़ा मिड और स्मॉल होगा, क्योंकि 80% आपको लार्ज कैप 100 में रखना है, बाकी आप दे सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में तो आपका किसी भी कैटेगरी का आपका स्टॉक्स हो सकते हैं। मल्टी कैप में बाय डिफॉल्ट 25% कम से कम तीनों कैटेगरी में होते हैं। लार्जर मिड कैप में बाय डिफॉल्ट आपके लार्जर मिड तो होते ही हैं। सो आई एम सेइंग ये आपको समझना है, जब आप कोई फंड चूज कर रहे हैं तब आप, जब आपके पास कोई पोर्टफोलियो मीटर है जहाँ पे आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं, उसमें वो ओवरऑल आपको एलोकेशन दे देता है। सो व्हेन आई एम सेइंग 50-30-20, दैट डजंट मीन कि उतना आपको उस तरह के फंड में डालना है। मैं कह रहा हूँ जो भी आप फंड ले रहे हो उसका टोटल जब आप एनालिसिस करो तो आपका एलोकेशन लगभग उतना होना चाहिए। अब 2-4-5% कई बार ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप डेलिबरेटली ये सोच के ले रहे हैं कि स्मॉल और मिड कैप में रिटर्न ज्यादा बनता है, इफ नोटिंग कि वो रहा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो उस केस में आपको स्मॉल और मिड कैप को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करना चाहिए। मान लीजिए लार्ज कैप को अपने 5 से 7 साल तक के गोल्स के साथ अलाइन किया, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप को 7 साल के किया, 7 से 10 के लिए आपने मिड कैप फंड को अलाइन किया, 10 साल प्लस के लिए स्मॉल कैप फंड अलाइन किया। तो अगर किसी कारणवश आज आपके स्मॉल कैप चले हैं और लार्ज कैप नहीं चल रहा, तो बीच में ये मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर तो ये ट्रेंड यूनिवर्सल है इन टर्म्स ऑफ, अगर अक्रॉस फंड जैसा ट्रेंड है, देन आपको वेट करना चाहिए। बिकॉज
आपने जो एलोकेशन कर रखा है वो गोल्ड प्लान के हिसाब से कर रखा है, तो बीच में आपको शॉर्टकट नहीं लेना। अगर ऐसा हो रहा है कि आप ही का फंड नहीं चल रहा है उस कैटेगरी का, और लेट्स से पिछले 3-4 क्वार्टर से नहीं चला है, देन आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए, चाहे फंड हाउस के साथ जहाँ का फंड दिया हुआ है आपने, या फिर आपके जो अगर पार्टनर है जिसके थ्रू आपने एक्सरसाइज किया हुआ ये ऑप्शन, आपको वो चीज जाके एक बार रिव्यू करनी चाहिए कि ऐसा क्या है जो ये फंड नहीं चल रहा। चाहे वो किस, अगर वो फंड में फंड मैनेजर जो मेन मैनेज करते थे वो चेंज हो गए हैं, या फॉर सम रीजन उनके फंड के जो फीचर्स थे वो चेंज हो गए, मान लीजिए अगर मल्टी कैप था लार्ज कैप हो गया है, या सम रीजन फंड ने अपनी जो गिवन ऑब्जेक्टिव था या जो गिवन उनकी फिलोसफी थी, मान लीजिए अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड था, अपने ग्रोथ के स्टाइल से आज वो वैल्यू हो गया, देन यू शुड टेक अ कॉल कि मैं इस फंड से निकल के कहीं और जाऊँ। अदरवाइज अगर सिर्फ अंडर परफॉर्मेंस है और बंदा जो है फंड मैनेजर एक अच्छा फंड मैनेजर है, तो कई बार ऐसा होता है 3-4-5 क्वार्टर की परफॉर्मेंस नहीं आती है, पर उस समय धैर्य रखना ही इम्पोर्टेंट है, और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में वही फंड आपका अच्छा अच्छा रिटर्न दे रहा हो। अब जैसे आपने कहा कि मार्केट में एंट्री करने का कोई भी वक़्त सही होता है। तो अगर किसी को अब एंट्री करनी हो तो उसे क्या 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस वक़्त कोई भी फंड लेते हुए? जिनको वो ख़ास गौर करे, चाहे वो सेक्टर्स हों, चाहे कुछ भी? सबसे पहली चीज का ध्यान रखना चाहिए, कोई आपको देरी नहीं हुई है। इंडेक्स 100 से जो निफ्टी है आज 23,000 पे है, तो आपको लग रहा हो कि आपने बस मिस कर दी, तो आपको बिल्कुल कोई देरी नहीं हुई है। जब जागो तब सवेरा, बिकॉज जो इंडेक्स के अंदर कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, आने वाले टाइम में भी अच्छा काम करेंगी, और इंडिया का सबसे बेस्ट टाइम अभी शुरू हुआ है, जहाँ पे आप ग्रोथ देखेंगे इंडिया में, जहाँ पे देखेंगे पर कैपिटा इनकम जो है अगले 4-5 साल में $5,000 हो जाएगी, तो आपका डिस्क्रिप्शन स्पेंड बढ़ेगा। सो इंडियन कंपनीज यहाँ से बहुत अच्छा करेंगी करेंगी। दूसरा ये, इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ये कोई मैजिक बोर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे समय के साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आप अगर अच्छे फंड्स पे पैसा लगा रहे हैं तो 5 साल में पैसा अगर 15% से ग्रो करेगा तो वो डबल हो सकता है, पर ऐसा कोई अंडरलाइन नहीं होता। कई बार मार्केट किसी कारणवश कोई वॉर हो गया, कोई और सिचुएशन होगा, 5 में नहीं होगा, 6 में होगा, पर मैं कह रहा हूँ आज की डेट में इक्विटी ही है जो इन्फ्लेशन बीटिंग एक एसेट क्लास है। रियल एस्टेट है, पर रियल एस्टेट में फिर आपको पैसा बड़ा भी लगाना पड़ता है और निकलना भी आसान नहीं है। सो इक्विटी है जो इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट क्लास। सो तीसरा, काफी लोगों को ये भय होता है कि दैट हमारी चीजें पैसे डूबते नहीं जाएंगे, तो पैसे पैसे डूबते नहीं है, नोशनल कई बार लॉस होता है मार्केट में। और अगर आपके पास समय नहीं है, और मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझाऊंगा कि that अगर समय नहीं है, कुछ चीज़ों की समझ मुझे नहीं है, तो अगर आप इक्विटी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप किसी एक स्पेशलिस्ट को, एक फंड मैनेजर को, म्यूचुअल फंड को, पीएमएस को आप पैसा दे दीजिए, अपना पैसा मैनेज कर लीजिए। आपने ऑलरेडी एक बंदा अपॉइंट किया है, तो उनकी सरगर्दी होनी चाहिए कि आपका पैसा कैसे मैनेज करना है। और चौथा, इक्विटी में जितना लंबे समय देंगे उतना ही बेनिफिट आपको आए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे सब क्लाइंट्स हो या फिर जो एंकर जो उनको लगता है मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये जितना अंडर यू नो अंडर वैल्यूड है ये पूरा कॉन्सेप्ट, अगर ये सब लोग समझे तो कितनी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, पीपल कांट इमेजिन। 10 साल से ऊपर अगर आप जाना शुरू करेंगे आपको एक्चुअली में मजा तब आना शुरू होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने गोल्स को अलाइन करो इन्वेस्टमेंट के साथ। आप कार लेके अगर मोहिनी निकली है नोएडा से, और कहीं कहीं पता नहीं है जाना कहाँ है, तो 1-2 राउंड मार के वापस यहीं आ जाएगी। पर अगर पता है मोहिनी को कि नोएडा से मुझे द्वारका जाना है, देन देन वो तभी रुकेंगी, ऑब्वियसली जहाँ रेड लाइट ट्रैफिक है सब रहता है, पर अपनी जर्नी तभी खत्म करेंगी जब द्वारका आ जाएगा। तो आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को गोल से अलाइन करेंगे, तो आप तब तक अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइल्यूट नहीं करेंगे या रिडीम नहीं करेंगे जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पूरी नहीं हो जाती या गोल पूरा नहीं हो जाता। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। काफी लोग क्या करते हैं, मोहिनी वो मार्केट में देखते आ रही है तो 5 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, और कितना बढ़ेगा। तो 11 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनकी नया 1000 से ऊपर है, 10 से शुरू होता है, तो 11 म्यूचुअल फंड है जो 100 बैगर है। एक फंड है रिलायंस ग्रोथ फंड, उसकी नया 3500, 29 साल में 350 टाइम्स हुआ ये फंड, 350 टाइम्स। अब समझिए किस तरह की वेल्थ क्रिएट हुई है। तो बिगेस्ट रिस्क इन इक्विटी इज, अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करा, वो ज्यादा बड़ा रिस्क है। सो प्लीज आप स्टैगर वे में इन्वेस्टमेंट कीजिए, सिप कीजिए, एसटीपी कीजिए, एंड ये वाइब्रेंट इंडिया जो आने वाले टाइम काल में आप देखेंगे, इंडिया अच्छा करेगा, तो वो आप उसका बेनिफिट अपने पोर्टफोलियो में लीजिए। बिल्कुल सर। होपफुली
अब 4 जून के बाद मार्केट को देखेंगे कि मार्केट क्या करेगा, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि हमें म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करने का कोई भी लेट नहीं होते हो आप कभी भी, चाहे मार्केट कितना भी हाई पे चला जाए, चाहे मार्केट कितनी भी लेवल्स अप हो जाए, आपको जब स्टार्ट करना है आप वो कर सकते हैं। बस आपके लिए गोल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सर हमेशा से यही कहते आए हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़रूरी है समझना, और तभी आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर पाएँगे और म्यूचुअल फंड की तरफ आ पाएँगे। तो आप ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए और हम आप तक ऐसी अच्छी और पावरफुल जानकारियाँ ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। और सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोदी।